मोहतरम सामीन, हाजिर खिदमत है हम लेकर प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है। हमारा खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में रहने वाले अफराद जिंदगी के किसी न किसी मरहले पे कमर दर्द से दो चार हो जाते हैं और इसकी शरह 60 से 80% तक बताई जाती है। मगर जब कमर दर्द की रुदाद अलग अलग लोगों से सुनी जाती है, जैसे कोई शख्स सुबह उठते ही बिस्तर पर उठते ही कमर दर्द का शिकार हो जाता है और मुश्किल से बिस्तर से खड़ा हो जाता है, मगर जब दिन की मसरूफियात में मशगूल हो जाता है तो दर्द अगली सुबह तक गायब हो जाता है। इसी तरह किसी को बैठने से दर्द होता है, किसी को उठने से दर्द होता है, कोई दर्द की वजह से अकड़ जाता है, कोई चंद कदम चल नहीं सकता, कोई लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है तो किसी के लिए एक कदम चलना भी दुश्वार हो जाता है, तो कोई करवट बदलने में दिक्कतें महसूस करता है, किसी को खांसने से छींकने से दिक्कत हो जाती है तो किसी को झुकने से दर्द शुरू हो जाता है। तो सामीन, आज हम कोशिश करेंगे कमर दर्द की जो मुख्तलिफ अलामात हैं, उन अलामात के मुताबिक किस तरह का कमर दर्द किस वक्त हो जाता है। हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे वादी के मारूफ यूनानी तबीब डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि कमर दर्द की जो मुख्तलिफ अलामात हैं। देखिए, जहाँ तक कमर दर्द का ताल्लुक है जी, मैं इसके अलामाती पहलुओं पे जाना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बैठने में ही दर्द महसूस होता है, उठने में दर्द नहीं होता है, चलने में दर्द नहीं होता है, एवं झुकने में दर्द नहीं होता है। उसकी वजह जो होती है, जो टेल बोन है जिसको हम कॉक्सिक्स भी बोलते हैं, कभी इंसान गिर जाता है, कभी वहाँ कोई चोट लगती है, तो ये जो वहाँ पर कॉक्सिक्स बोन होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जी जी। अगर उनका जो वो जॉइंट है वो कहीं पर टूट गया, वो अलहदा हो गया, तो वो कॉक्सिक्स फ्रैक्चर भी कहा जाता है, मगर वो फ्रैक्चर हीलिंग का प्रोसेस उसका बिल्कुल डिफरेंट है। उसको सर्जरी वगैरह करने की ज़रूरत हमें नहीं आ पाती है जी। तो वो एक हड्डी मान लो यहाँ से इस जॉइंट से वो निकल गई, तो जो ही हम बैठेंगे तो ये इसके साथ टकरा जाती हैं या यहाँ पर और टिश्यूज यहाँ पर दब जाते हैं, तो उसकी वजह से दर्द होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि एक ऐसा कुशन दिया जाता है स्पेशली जहाँ पर जो ये बीच वाली हड्डी है वो जगह खाली रहे, या कोई R2 टायर का ट्यूब होता है उसमें हवा भरते हैं, कहते हैं कि इसमें बैठ जाओ। तो इस तरह से बैठने से ये दर्द जो है वो ठीक हो जाता है जी। तो ये एक तरह का दर्द है। दूसरा दर्द जो है वो ये है कि भाई जो उठने में, मतलब अभी बैठ के हैं तो कोई दर्द नहीं है, जी जी। बस जो ही आप कुर्सी से ऐसे उठने लगेंगे तो बस दर्द शुरू हो गया, दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। तो वो दर्द फेसेट जॉइंट की प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, फेसेट जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको समझने की ज़रूरत होती है, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। जी। फिर एक दर्द है कि भाई आप ठीक हैं, बैठे हुए हैं, तो मगर जो ही आप चलना शुरू करेंगे तो चंद कदम चल के जो है आप थक जाते हैं, टांगों में पावर सा कम हो जाता है और चल नहीं सकते, आपको फिर बैठने की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप चल लेते हैं। बिल्कुल। तो जब हम मरीजों से इस तरह की रौदात लेते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले हम 1-2 किलोमीटर चलते थे तो फिर थकावट महसूस होती थी, अब हम फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 मीटर हम चले या 50 फुट भी हम चल रहे हैं तो हमें दर्द महसूस होता है, तो हमें बैठना पड़ता है। जी जी। तो इस तरह का दर्द जो है वो कार्ड कंप्रेशन में होता है कि अगर कार्ड आपका दब गया हो तो सुन पड़ जाता है आपकी टांगों में, तो उस वक्त जब ये सुन पड़ जाता है तो वो भी एक सूरत बनती है कि जो आपको बता सकती हैं सिम्टोमेटिकली कि ये कार्ड का कंप्रेशन होता है। अक्सर दोनों टांगों में इस तरह की सनसनाहट या जनजनाहट बोलिए, इस तरह की अलामत पाई जाती हैं। जी जी। इस तरह से एक और दर्द है कि मरीज जो है हाथ एक साइड में ऐसे देके फिर वो चलने लगता है,
तो ऐसे हाथ देने से ये पता चलता है कि भैया इसका एक साइड का जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वहां पर दर्द है, और इसको हाथ रखने से वहां शायद कुछ सपोर्ट मिलता होगा मसल्स को, तो इस तरह से वो गुड फील करता है। तो हमें फिर उस साइड के हाथ को देखना चाहिए। कभी शाटिका में भी हाथ रख सकता है इंसान, या कहीं खड़ा है तो कोई ना कोई सपोर्ट को उस साइड से जरूर ले लेगा जिस साइड से उसको वो दर्द हो। यानी अगर मान लीजिए अगर शाटिका का ही दर्द है तो वो इस साइड से जा रहा है, तो इस साइड से अगर वो दोनों पांवों पे बराबर बराबर जोर डाले तो यहाँ पर शायद उससे दर्द ज्यादा होता है। तो वो इस साइड से कोशिश करेगा कि कोई ना कोई सपोर्ट में ले लूं, और सपोर्ट लेने से क्या होगा कि वो जो दबाव इस टांग पे आ रहा है वो कम आ जाए। तो इस तरह से भी एक किस्म का दर्द जो है वो देखा जा सकता है। और एक दर्द और भी है कि आप जो है मरीज को कहा जाता है कि भैया कहाँ पर दर्द है, तो वो दिखाता है कि ये कमर में दर्द है, तो पूरे हाथ से दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक दर्द है। फिर उससे कहेंगे आप नहीं एक उंगली से दिखाओ मुझे दर्द कहाँ पर है जी। तो एक उंगली फेर के वो 2-3 उंगलियां 4-5 उंगलियां फिर इकट्ठे उसे दिखाता है, मतलब एक उंगली से वो दिखा नहीं पाता है कि कहाँ पर दर्द है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिन पॉइंट पेन नहीं है। पिन पॉइंट पेन हमेशा नर्वस में होती है अमूमन, मगर जब मस्कुलर दर्द हो तो वहां पिन पॉइंट पेन नहीं होती, इसलिए इंसान एक हाथ से दिखा रहा है। तो ये सारे मसल्स जो हैं या कोई एक मसल जहां की तरफ वो हाथ फेरता है तो वहां पर इस तरह का दर्द होता है जी। और कभी कभार अगर नरू ये जो है इंजर्ड हो गई हो, जैसे हर्पीज में नरू हो जाती है, तो उस दर्द के साथ साथ जलन भी होती है। मान लो किसी के थाई पे निकल गया हर्पीज, तो वो ऐसे ही दिखाएगा, जहां से नरू रूट है वैसे ही दिखाएगा कहां से कहां तक दर्द है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि न्यूरोपैथीज है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, तो उसमें जब मरीज से पूछा जाता है कि भैया किस तरह का दर्द है, तो वो बोलता है कि सुई चुभने वाला जैसा दर्द है। यानी वो होता है कि आपके नर्व्स कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी नर्व्स आपकी पेरिफेरीज में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें इंजरीज पैदा हुई होती हैं। डायबिटीज में भी इस तरह का होता है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो इस तरह के दर्द जो है वहां पर भी पैदा होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभार होता क्या है कि इन मसल्स में, जो थाई मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, इनमें स्पाज्म आया होता है। स्पाज्म के मतलब टाइटनेस मसल्स में। तो इसके मरीज के जो चलने का अंदाज होता है वो ऐसे झुक के चलेगा, और टांगे भी ऐसे झुक के रहेंगे, क्योंकि जो ही उसने अपने आप को स्टैंड किया बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में, तो ये दुखने लगती हैं। तो उसमें बेसिकली अक्सर ये जो अमराज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अक्सर यहाँ पर दवाओं का ज्यादा रोल नहीं होता है। अब अगर दवाओं का रोल है तो वो टेम्परेरी होना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर आप कहीं न्यूरोटॉनिक देते हैं कि नर्व को कुछ ताकत मिलेगी, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तब होता है कि जब आप दर्द की दवाएं महीनों भर खिलाते रहेंगे, स्टेरॉइड्स महीनों भर खिलाते रहेंगे, एवं साल चलाएंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं कि जिन्हें इन दर्द की दवाओं की वजह से या तो लिवर की सिरोसिस हो गए या तो किडनी का फेलियर हो गया, तो वो एक बड़े मुसीबत को दावत देनी होती है। उससे बेहतर मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि भैया ये जो दर्द है इसके साथ दोस्ती कर लो, इसके साथ एक रिश्तेदारी बना दो। यही दर्द आपका अपना है, वो दवा आपकी अपनी नहीं है। तो हम लोग बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमारा तरीका क्या है, वो ये है कि भाई इन सब दर्दों को हम दवा के बगैर जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जनाब? अब्दुल्ला। आज सुबह क्या दलील है? ऐसे जनाब इमस बच्चस यो स्ले पेड़ गोद बनस बाद में वारियन जान इमस गाज रे सर त इमस गोन फरक अस के दाई दाग का तसस दाग उस जंग पेटन यत कमरस्ताइस ज्यादा वारियस वारिया इशु रोजा गुरे सर त गैस न फरक केस
पत बोझ मैं अचानक बुश बोजान तुंद प्रोग्राम हर हमेशा मगर सफर दूर है जनाब तो इम लिहाज हेकान वात कह तो पत यव बोझ मैं लेटेस्ट रात न कह ओत्र सुबह तुंद रेडियो प्रोग्राम तो मे बेहतर डॉक्टर साहब सत वहीं क्या बात तो योर बचो वही वनान तो बहुत फर्क गई मे ना कह। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप एक मरीज की आपने क्लिप सुनी, ये बेचारे गुरेज के थे, एक्यूट रेडिकुलोपैथी थी, लोअर बैक एक फिर रेडिकुलोपैथी, और इसको कोई एक्सीडेंट हुआ है या छत से गिर गया है। तो फिर ये जब आया मेरे पास तो मैंने इसको कहा, हालांकि स्टेरॉइड एमआरआई 3 जगह या 2 जगह लोगों ने करवाया कि नहीं जी यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, वहां पर करवा लो। और एक गरीब इंसान ही जानता है कि 2 बार एमआरआई करने से उसके बेचारे के खर्चे कितने हो जाते हैं, वक्त कितना ज़ाया हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं लोगों ने अप्लाई कर लिए। मैंने उसको आते ही कहा कि अभी आपको फर्क हो जाएगा। वो माँ थी, बेटा था, बाप था, और तीनों हैरान हो गए मुझे देख के। हालांकि मैंने बेड पे भी तब तक नहीं लिया था, क्योंकि उसके चलने के अंदाज से मैंने पता किया कि भैया इसमें स्पाज्म बहुत आया है और नरू दब चुकी हैं, और मुझे किसी तरह से इसको आज ही रिलीफ। मैंने क्या किया, सिर्फ स्ट्रेट लेग रेजिंग इन 90 एंगल पे हमने रेज की, और फिर हमने एक स्ट्रेच जिसको हम साइड स्ट्रेच बोलते हैं वो किया। 2-3 बार उसने चलाना शुरू कर दिया, और उसी स्ट्रेच से ये इंसान जो है बिल्कुल ठीक हुआ। फिर मैंने जिसका एक्सरे देखा तो इसमें मैंने देखा कि सबलक्सेशन है। जब ये गिरा होगा तो होता क्या है कि ये जो सैक्रल बोन है, एक बोन थोड़ी सी खिसक गई है, 1-2 mm भी अगर खिसक गई, ये भी बहुत बड़ी बात है दर्द उठाने के लिए। तो हमने वहां पर उसको कायरो किया, और वो बोन भी खटक करके अपनी जगह वापस आ गए। उसके बाद जो मसल्स इन्वॉल्व हुए थे, मसाज किया उसको टकोर किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1.5 hour आई थिंक सो, तो इतने ही टाइम में वो पेन फ्री हो गया, और 3 महीने के बाद उसको इफाका मिल गया। तो हमें कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भैया रेजिमेंटल थेरेपीज दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस इन LVS। और जो आपके शैटिका दर्द है, दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस। पुरानी कमर दर्द है, कोशिश कीजिए जितनी आप दवाओं से बच सकते हैं बच जाइए, क्योंकि ये तरीके आपके लिए बहुत बेहतर हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अब सवाल है आना किधर है। हमारे यहाँ अनंतनाग में लाल चौक में यूनानी पंचकर्मा हॉस्पिटल है। आज इतवार के दिन मैं वहाँ रहता हूँ। कल हमारा डे रहेगा यहाँ पर नटीपोरा, जो हमारा सेंटर है यूनानी पंचकर्मा इकबाल कॉलोनी में, मैं वहाँ रहूँगा। परसों ट्यूसडेज को हमारा सिगलावर सेंटर है ईदगाह श्रीनगर में, तो मैं बजाय खुद वहाँ रहूँगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कभी भी इस तरह की चीज़ें मेरे अकेली ज़ात से वाबस्ता नहीं होती हैं, जैसे टीम वर्क। और इसी तरह से हमारे हर सेंटर में, जो एक सेंटर हमारा मागाम में है बॉयज हायर सेकेंडरी सामने, वहाँ डॉक्टर जान साहब होते हैं। एक सेंटर हमारा उर्दू बाज़ार बारामूला में है, वहाँ डॉक्टर शौकत साहब हमारे पेन मैनेजमेंट के हैं। इसी तरह से बाकी डॉक्टर साहिबान भी हैं। इसी तरह से शुपियन के सेंटर में हमारे डॉक्टर माजिद साहब होते हैं, डॉक्टर अब्बास साहब होते हैं। और एक और सेंटर हमारा त्राल में है, वहाँ डॉक्टर फारूक साहब होते हैं, डॉक्टर माजिद साहब, डॉक्टर अरशद साहब। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर LVA हो, लो बैक एक, पुरानी हो या नया हो, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो कम से कम फर्स्ट चॉइस आप रेजिमेंटल थेरेपी मानिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप किसी दवा के शिकार न हो जाए। और अगर आपको हमसे कुछ बात करनी हो तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9419408011। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, 9419408011।